हेलो गाइस, माई सेल्फ पीयूष गुप्ता। करेंटली आई एम BMS स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर चालू किया था, उसके 3 लेक्चर हो चुके थे। आज ये चौथा लेक्चर है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में हमने पहले ही बात कर चुके थे। 2 प्रोसेस होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल प्रोसेस हम लोगों ने देख चुके थे, फिर और इसके बाद अब केमिकल प्रोसेस देखेंगे। लेकिन मैकेनिकल प्रोसेस एक बार फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो अपनी बक्कल कैविटी वो अपनी परफॉर्म करती है 2 मेजर फंक्शन। पहला मेजर फंक्शन उसका बक्कल कैविटी का क्या है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ स्वेलिंग। मतलब फूड को तोड़ती है और उसको म्यूकस से मिक्स करके और नीचे की ओर जाने में हेल्प करती है, जिससे आसानी से लुब्रिकेट हो जाएगा फूड और जिससे आसानी से नीचे की ओर जा सकेगा। नीचे की ओर का जाने का मतलब नीचे फेरिंग्स के थ्रू नीचे इशोफेगस में जा सकेगा। फिर देखते हैं, जैसा कि हमने बात की थी, म्यूकस इन म्यूकस सलाइव सॉरी एक मिनट। हाँ, देखते हैं सलाइवा में क्या होता है। म्यूकस म्यूकस क्या करते हैं? लुब्रिकेट करने का काम करता है। और जब लुब्रिकेट कर देगा, जो फूड पार्टिकल अडहेर मतलब जोड़ देगा एक दूसरे, और उसको क्या बना देगा, जैसे एक फूड पार्टिकल है और उसको तोड़ेगा, अच्छे टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे ऐसे तोड़ देगा। फिर उसको वो सारे को जोड़कर एक बोलस के फॉर्म पे बना देगा। जब फूड पार्टिकल जब अपने बक्कल कैविटी में रहता है तब उसको हम बोलस बोलते हैं, और जैसे ही वो स्टमक में पलता जाता है उसको तब हम बोलने लगते हैं काइम। CHYME। तो क्या बोलने लगते हैं हम लोग? काइम। जब ओरल कैविटी में रहेगा तब हम उसको बोलेंगे ये बोलस, और जब वो स्टमक में पहुंच जाएगा तब हम उसको बोल देंगे काइम। तो यही जो बोलस का फॉर्म बना है, कैसे बना बोलस का फॉर्म? म्यूकस जो सलाइवा में होता है उसको लुब्रिकेट करता है और तोड़ता है, और फिर वो एक फूड पार्टिकल सॉलिड के रूप में बन जाता है, उसको बोलते हैं बोलस। फिर बोलस क्या होता है? नीचे की ओर जाता है फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में। फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में जाता है। जब फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में जाता है तो ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब बोलस नीचे की ओर जा रहा होता है, एक वेव के फॉर्म में ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है ईसोफेगस में, उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ये है जैसे बोलस अभी नीचे पास होगा, फिर ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पास, फिर ऐसे नीचे की ओर। ये क्या है? अपनी ईसोफेगस है। ठीक है, ये अपनी क्या है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस में ऐसे वेव के फॉर्म पे नीचे जाएगा फूड, उसी को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो वेव के फॉर्म पे नीचे फूड जाता है ईसोफेगस से, उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। और जैसा हमने पहले ही बताया था, ईसोफेग और स्टमक के बीच में एक स्पिंक्टर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर, जो कंट्रोल करता है कि फूड नी स्टमक में जाए या नहीं जाए। इसलिए वहाँ पे एक स्पिंक्टर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर। अब देखते हैं हम सलाइवा में क्या क्या कंटेंट होते हैं। सलाइवा में इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या? इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट्स। लाइसोजाइम होता है। सलाइवरी एमाइलेज होता है। सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है जो अपना फूड खाए स्टार्च, उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। कौन कन्वर्ट करता है? सलाइवरी एमाइलेज। और टाइलिन, टाइलिन क्या करता है? अपने इम्यूनिटी प्रोवाइड, जैसे कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आया, वो टाइलिन उसका उस पर अटैक करता है अनवांटेड पार्टिकल में, जिससे कोई भी हमको इम्यून डिसऑर्डर नहीं हो पाए। अब देखते हैं द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी। जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। ओरल कैविटी में सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का नहीं होता है। स्टार्च का डाइजेशन होगा पर प्रोटीन का डाइजेशन ओरल कैविटी में नहीं होता। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से चालू होता है। तो ओरल कैविटी में अब फूड पहुंचा, सबसे पहले स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है कौन? एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है। लेकिन 30% ही स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, रेस्ट 70% आगे कन्वर्ट होगा, जैसे स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, इन सब जगह बाकी रेस्ट होगा। ये देखो यहाँ पास लिखा हुआ है जैसे।
About 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme into disaccharide called maltose. स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज। उसके लिए अब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, सलाइवरी एमाइलेज। जो सलाइवरी एमाइलेज है वो हमें सलाइवा के थ्रू मिल जाता है, और पीएच होता है 6.8, और 6.8 पीएच की जरूरत होती है वो जो कि सलाइवा ओरल कैविटी प्रोवाइड करती है 6.8 पीएच, जिससे स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। जो हमने बताया था एंटीबैक्टीरिया से अपने बचाता है सलाइवा अपने माउथ को, तो वो कौन काम करता है? लाइसोजाइम। ठीक है, अब देखते हैं जो स्टमक है उसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब वो ग्लैंड्स कौन कौन सी स्टमक में? मुख्यतः कितनी? 3 ग्लैंड पाई जाती हैं, 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं स्टमक में। तो सबसे पहले होती है म्यूकस नेक सेल, जो काम करती है म्यूकस निकालने का। म्यूकस का काम क्या होता है? लुब्रिकेट करना किसी भी चीज को। दूसरी पेप्टिक सेल और चीप सेल। पेप्टिक और चीप सेल क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजेन। प्रो एंजाइम होते हैं जो मतलब एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म को बोलते हैं प्रो एंजाइम। तीसरी होती है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, जो कि सिक्रेट करती है एचसीएल और कैस्ट्रियल इंट्रांसिक फैक्टर। कैस्ट्रियल इंट्रांसिक फैक्टर क्या होता है? जो कि एसेंशियल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो अपना विटामिन B12 है उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल मीडियम प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं कैस्ट्रियल इंट्रांसिक फैक्टर। ठीक है, तो कितनी ग्लैंड पाई जाती है अपने स्टमक में? 3 ग्लैंड। पहले म्यूकस नेक सेल, दूसरी पेप्टिक और चीफ सेल, तीसरी होती है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस नेक सेल का काम क्या होता है? म्यूकस को सीक्रेट करना। पेप्टिक और चीफ सेल का क्या काम होता है? प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। प्रोएंजाइम में पेप्सिनोजन का मतलब होता है कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कोई भी एंजाइम है उसको इनएक्टिव फॉर्म बोलते हैं प्रोएंजाइम। और तीसरी पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, जो कि सिक्रेट करती है एचसीएल और कैस्ट्रियल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब ये जो एंजाइम है, अब इनका डाइजेशन में क्या हेल्प करते हैं वो हम आगे बात करेंगे। जैसे स्टमक में फूड करते हो 4 से 5 घंटे स्टमक में स्टोर रहेगा। इसके बाद क्या होगा? द फूड मिक्सेस थ्रोली विद द acidic gastric juice of stomach by the churning movement of muscle one and is called chyme। जैसे अपन ने इसोफेगस में बात की थी, वेब के फॉर्म पे ऐसा फूड जा रहा था निश्चय, उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, इसी प्रकार स्टमक है। ठीक है, स्टमक में भी एक मूवमेंट होता है, जैसे किसमें हो रहा था? इसोफेगस। वैसे स्टमक में भी इधर उधर ऐसा ऐसा मूवमेंट, सॉरी एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाएगा। स्टमक में भी ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? चर्निंग मूवमेंट, जिसके थ्रू स्टमक में 4 से 5 घंटा स्टमक में फूड स्टोर रहेगा, और जो कि गैस्ट्रिक जूस से मिलेगा, एसएल, ये सब चीज़ों से मिलके फूड 4 से 5 घंटे रहेगा। अब क्या है? अब स्टमक में कैसा डाइजेशन होता है? अपन ने ओरल कैविटी में डाइजेशन देख लिया था, ओरल कैविटी में सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था। अब देखते हैं स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है वो देखेंगे। सबसे पहले अपने स्टमक में कैसे प्रोएंजाइम पाए जाते हैं, उसको पहले एक्टिव करना पड़ेगा। इनएक्टिव फॉर्म पे पड़े रहते हैं अपने एंजाइम, तो उसको एक्टिव करने के लिए किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो एक्टिव करने के लिए अपने पास क्या होता है? एचसीएल। एचसीएल क्या होता है? जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव एंजाइम में। अब यही जो एक्टिव एंजाइम हुआ वही अब प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एचसीएल की जरूरत पड़ती है। एक बार एचसीएल ने इनएक्टिव फॉर्म को एचसीएल ने एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, अब वही जो एक पेप्सिन को कन्वर्ट कर देता, फिर रेस्ट जो पेप्सिनोजन रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म, वो बाकी रेस्ट कौन कन्वर्ट करता है? पेप्सिन ही कन्वर्ट करता है। फिर बाद में एचसीएल की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस एक बार ज़रूरत होती है कि इनएक्टिव फॉर्म को वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे एचसीएल। फिर रेस्ट क्या है? पेप्सिन ही कन्वर्ट करता रहता है पेप्सिनोजन के। अब अपने पास एक्टिव फॉर्म आ गया।
अब एक्टिव फॉर्म आने के बाद अब जैसे प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए पड़ेगा स्टमक में, पेप्सिन। और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में वो पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा, उसको प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। मिल्क में भी प्रोटीन होती है, मिल्क में प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम हमें चाहिए पड़ेगा, रेनिन चाहिए पड़ेगा। वो कन्वर्ट कर देगा कैशीन में, मिल्क को कैशीन में कन्वर्ट कर देगा, फिर कैशीन पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमने ये पहले ही बात कर चुके हैं कि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, HCl। फिर बाकी एक बार कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद पेप्सिन खुद ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता जाएगा कोई भी इनएक्टिव एंजाइम। जैसे ये देख रहे हैं पेप्सिनोजेन को, अब पेप्सिन ही कन्वर्ट करना है। पहले बस एक बार बस जरूरत पड़ी अपने को HCl की, बाद में जरूरत नहीं पड़ने वाली, अब पेप्सिन ही कन्वर्ट कर देगा उसको। अब देखते हैं जो बाइल है, पैंक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, वो सब कहाँ पहुँचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने बात की थी पिछली वीडियो में, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा उससे पहले आप लोगों को ये समझने के लिए आपको पिछली 3 वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर इसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। हम लोगों ने बात की थी लीवर से एक राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट निकल रही थी। फिर ये दोनों मिलके अपन क्या बना रही थी, कॉमन बाइल डक्ट बना रही थी। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट से और एक यहाँ से कौन सी डक्ट निकल रही थी, पैंक्रियाटिक डक्ट। तो और फिर कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके क्या बना दे रही थी, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। याद आया, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ जाके खुल रही थी, डिओडिनम में। वही चीज, वो सबका जो सीक्रेशन है वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाएगा। वो सब सारी डक्ट अपना अपना सीक्रेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉर कर देती हैं। अब देखते हैं, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज थ्रू हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हम बात कर ही चुके थे, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस वो सब हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से निकल आता है। ठीक है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डिओडिनम में आ जाता है बाइल बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस। अब जो ये किस में आ चुका है, अब ये डिओडिनम में आ चुका है। अब वहाँ पास अब डाइजेशन की प्रोसेस होगी। अभी जो रेस्ट अपन में प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया, स्टार्च का डाइजेशन, अब क्या होता है, अब जो भी रेस्ट, अब जो भी और बचा है, अभी थोड़ा थोड़ा डाइजेशन हुआ, अब जाके सबसे पहले अब डाइजेशन करेंगे अपन इंटेस्टाइन में। ठीक है, पैंक्रियाज में भी एंजाइम पाए जाते हैं, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन पाया जा रहा था, इसी प्रकार पैंक्रियाज में भी इनएक्टिव फॉर्म में क्या पाया जाएगा, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। अब ये है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोपेप्टिडेज, इनको भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो ये कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे किसी भी प्रोटीन, स्टार्च को, फैट को कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, इसलिए इनको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा एक्टिव फॉर्म में सबसे पहले। अब एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, अब जैसे हमने बात की थी पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन तो HCl के प्रेजेंट में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ट्रिप्सिनोजन कैसे कन्वर्ट होगा, ट्रिप्सिनोजन के कन्वर्ट होने के लिए एक इंटेरोकाइनेज आता है, इंटेरो पेप्टिडेज, यहाँ पर लिखा है इंटेरोकाइनेज है, इंटेरोपेप्टिडेज बोले या इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज ये कहाँ से आता है, ये है हमने बात की थी इंटेस्टाइन में सब चीज बहुत। अब इंटेस्टाइन का जो भी जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस को ही बोलते हैं इंटेरोकाइनेज। वो इंटेस्टाइनल जूस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। एक बार इन ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट, फिर रेस्ट जितने भी एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म में वो ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट करता जाएगा। जैसे हमने बात की थी पेप्सिनोजन को एक बार बस कन्वर्ट करने के लिए HCl की जरूरत पड़ी थी, इसके बाद वो खुद जो एक्टिव फॉर्म का एंजाइम बना था वो खुद ही अब अपने दूसरे प्रो एंजाइम को या इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह देखो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक बार कन्वर्ट कर दिया, अब इसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं किसकी, इंटेरोकाइनेज या इंटेरोपेप्टिडेज की। अब काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, प्रोकार्बोपेप्टिडेज कार्बोक्सीपेप्टिडेज में किसके प्रेजेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सब ट्रिप्सिन के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सिर्फ एक बार बस अपन लोगों को क्या जरूरत पड़ी, इंटेरोकाइनेज की। ठीक है, प्रो इलास्टेज इलास्टेज में कन्वर्ट होगा, प्रो कॉलिपेज कॉलिप्स
किस में कन्वर्ट हो गए, कॉलिफ्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब इंटेस्टाइन में ये पहुंच गया, अभी ये सब इंटेस्टाइन में ही प्रोसेस हो रहे हैं। अब देखो, द एंजाइम इन सकट इंटेस्टाइनस, सकस इंटेरिसस मतलब इंटेस्टाइन का ही जूस है। इंटेस्टाइन के जो एंजाइम है उसको बोलते हैं सकस इंटेरिसस। ठीक है, सकस इंटेरिसस फ्रॉम द एंड प्रोडक्ट ऑफ द above reaction to form the respective simple absorbable from these final steps in digestion occur very close to the mucosa epithelial cells of the intestine। हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर होती है, सबसे बाहर सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होती है, सबसे अंदर वाली लेयर। म्यूकोसा में ही सारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है इंटेस्टाइन में। अब अब जो सकस इंटेरिसस है, सकस इंटेरिसस मतलब इंटेस्टाइन की कौन से एंजाइम है। अब इंटेस्टाइन के एंजाइम अब कन्वर्ट करेंगे जो भी अब प्रोटीन है, फैट है, स्टार्च है, उनको कन्वर्ट कर देंगे छोटे छोटे पार्टिकल में एंड प्रोडक्ट, जिससे सिंपली वो एब्जॉर्ब हो सके। अब जैसे हमने वहां पर देखा था स्टमक में वो प्रोटीन सबसे पहले प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया था, पेप्सिन की प्रेजेंस में डाइपेप डाइपेप्टाइड में। अब डाइपेप्टाइड इंटेस्टाइन में कैसे कन्वर्ट होगा, डाइपेप्टाइड इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड में टूट जाएगा, और उसका सिंपल फॉर्म डाइपेप्टाइड का और सिंपल फॉर्म क्या, अमीनो एसिड, जो कि सिंपली एब्जॉर्ब हो सके इंटेस्टाइन में। और कौन सा एंजाइम चाहिए उसके लिए, डाइपेप्टिडेज। डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टिडेज किसका एंजाइम है, सकस इंटेरिसस। सकस इंटेरिसस मतलब इंटेस्टाइन के एंजाइम, इंटेस्टाइन के एंजाइम को ही एक छोटा सा नाम दीजिए सकस इंटेरिसस। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में डाइपेप्टिडेज ने कन्वर्ट कर दिया। ये किसका एंजाइम है, सकस इंटेरिसस मतलब इंटेस्टाइन का। माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 बार ग्लूकोज में तोड़ता है माल्टोज को। माल्टोज अपना कहाँ बना हुआ था, ओरल कैविटी में, उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। इसी प्रकार लैक्टोज बना हुआ था, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। कौन से, माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज, लैक्टोज को कन्वर्ट करने के लिए लैक्टेज, और सुक्रोज को कन्वर्ट करने के लिए सुक्रेज एंजाइम चाहिए होता है। ये चारों जो चारों एंजाइम देख रहे हैं वो किसके हैं, सकस इंटेरिसस मतलब इंटेस्टाइन के एंजाइम है। ठीक है, इसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड जो था उसको न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करने के लिए सिंपल न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम पर चाहिए पड़ता है, न्यूक्लियोटाइडेज। और न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट करने के लिए शुगर और वेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए पड़ता है, न्यूक्लियोसाइडेज। ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है अपने न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है अपने न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये अपने न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, अब ये न्यूक्लिक एसिड का सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है, शुगर और बेस। ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम चाहिए पड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, ये भी सकस इंटेरिसस के एंजाइम है, इंटेस्टाइन के एंजाइम है। इसी प्रकार डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ये भी फैट है, ये फैट है। इनको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम पड़ता है, लाइपेज, जो कि कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो एंजाइम अब इनने कन्वर्ट तो कर दिया, डाइजेशन हो गया, अब इनका एब्जॉर्प्शन भी फैट का, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फिर इसके आगे भी बात करेंगे फैट की। फैट के एब्जॉर्प्शन बहुत ही सिंपल तरीके से नहीं होता। अब ये जो चीज़ें हम लोगों ने अमीनो एसिड, ग्लूकोज, शुगर और बेस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये चीज़ें बहुत ही सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती हैं अपने इंटेस्टाइन में। पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं। एब्जॉर्ब होने के लिए इनसॉल्युबल होती है, इसके लिए एक अलग से मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन की। पर ये जो अपना अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इनका डाइजेशन होगा, अब ये सिंपल फॉर्म में बन चुके हैं, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का सिंपल तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म जो हम आगे बात करेंगे। अब देखते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाइल रिलीज इन टू डिओडनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट। जो हमने बाइल कहाँ पास होता है,
बनता कहाँ है, लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। अब बाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, पर इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता बाइल में, ठीक है। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाएगा। बाइल में बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होता है। और बाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइल ही हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए। बाइल क्या है, फैट का इमल्सिफाई मतलब तोड़ता है, ऐसे सिंपल तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। फैट हम पहली बार कर चुके, बाकी चीज़ें तो एब्जॉर्ब हो रही थी, पर ये फैट क्या है, सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसकी हेल्प कौन करेगा, अपना बाइल भाई करेगा। बाइल भाई, बाइल भाई अपना क्या है, एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प करता है। पहले बाइल क्या करता है, उसको बहुत ही स्मॉल फॉर्म में तोड़ेगा फैट को, जिससे वो एब्जॉर्ब हो सकते। स्मॉल फॉर्म में तोड़ेगा, उसको बोलते हैं स्मॉल माइसेल्स बनाएगा, माइसेल्स बनाएगा। फिर फिर बाइल के एक्टिवेट करेगा लाइपेज। लाइपेज क्या है, जो कि एंजाइम है, फैट को कन्वर्ट करने के लिए, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए पड़ता था अपन को, लाइपेज। वही लाइपेज ये बाइल एक्टिवेट करता है उसको, ठीक है। तो अपन पे पास बाइल कौन कौन सी चीजें होती है, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, पर एंजाइम कोई नहीं होता। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या, इंटेस्टिनल जूस पाया जाएगा, जिसको अपन सकस इंटेरिसस बोल रहे थे। अब सकस इंटेरिसस में कौन कौन से एंजाइम थे, माल्टेज था, लैक्टेज था, गैलेक्टेज था। अपन ने एंजाइम देखे थे, न्यूक्लियोटाइडेज था, न्यूक्लियोसाइडेज था। देखो अभी अपन ने पीछे ही बात की थी, ये डाइपेप्टिडेज थे, ये सब किसके एंजाइम है, सकस इंटेरिसस के। अब ये जो एंजाइम, दिस जूस कंटेन अ वैरायटी एंजाइम लाइक डाइसैकेराइड, डाइपेप्टिडेज, लिपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, अपन जो सिंपल बात कर चुके थे पहले, ठीक है। म्यूकस अलोंग विद बाइकार्बोनेट, पैंक्रियाज को जो प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए अपन को क्या क्या जरूरत पड़ती है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या है, पैंक्रियाज को प्रोटेक्ट करता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो इंटेस्टाइन, देखो एक बार पढ़ लेते हैं, द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैंक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन। जो क्या होता है, इंटेस्टाइन को प्रोवाइड, इंटेस्टाइन में क्या एसिड नहीं हो जाए, तो उसकी वॉल क्या क्लोराइड हो जाए, मतलब वो घिस जाएंगे, इसके लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स पैंक्रियास से आता है, जो कि कब प्रोटेक्ट करता है अपने इंटेस्टाइन को, जो कि एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे वो प्रोटेक्ट हो सके, नहीं एसिड की वजह से उसकी बॉल पूरी क्लोराइड हो जाएगी, मतलब पूरी हिल जाएंगी, और पूरी उसमें अल्सर बहुत टाइप के हो सकते हैं, अगर उसमें अगर ठीक प्रकार से वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, तो एसिड की वजह से बहुत सारे अल्सर हो सकते हैं, पूरी बॉल उसकी खराब हो सकती है, ठीक है। और उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाएगी, अगर वो बॉल को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास म्यूकस एलोंग विद बाइकार्बोनेट कहाँ से आते हैं, पैंक्रियाज से आते हैं। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। दो ग्लैंड होती हैं अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहली होती है ब्रूनर ग्लैंड, दूसरी होती है क्रिप्ट ऑफ लाइव। ब्रूनल ग्लैंड अपनी क्या काम करती है, वो कहाँ पास प्रेजेंट होती है, ड्यूोडेनम में प्रेजेंट होती है। हम पहले ही बात कर चुके हैं ड्यूोडेनम में, वो भी सब म्यूकोशा में। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, उससे पहले वो वीडियो देखे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम पहले ही बात कर चुके थे, जब हम एलिमेंट्री की बॉल की बात कर रहे थे, तो उसमें चार बॉल थी, सिरोसना, मस्कुलरिस, सब म्यूकोशा और म्यूकोसा। तो सब म्यूकोशा में अपन ने पहली बात की थी, ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। और क्राइब्स ऑफ लेवरकुंज ये कहाँ पास पाई जाती है, बिलाई में। इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जेजुनम और इलियम में क्राइब्स ऑफ लेवरकुंज पाया जाता है, पर ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ड्यूोडेनम में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है। अब अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन तक अपने बात कर ली, डाइजेशन वहां तक हो गया, पर ज़्यादा डाइजेशन कहाँ थे, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया, पर कोई लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता। ज़्यादातर डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में अब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। मन अपन ने बात की थी शुरुआत में ही, सबसे पहले क्या होता है, इजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर चौथा एसिमिलेशन, फिर इजेशन मतलब बाहर निकाल देना रेक्टम के थ्रू अनवांटेड पार्टिकल को, जो अपनी बॉडी में जरूरत नहीं है।
तो लार्ज इंटेस्टाइन में अब एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ों का होता है वो देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। वाटर्स का होता है, मिनरल का होता है, सर्टेन ड्रग्स का होता है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन अडहेरिंग द बेस पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट इन इजी पासेस। हम पहले ही बात कर चुके हैं, म्यूकस का काम क्या होता है, लुब्रिकेट करना, मतलब आसानी से नीचे की ओर जा सके। तो म्यूकस वहां से सीक्रेट होगा, जो भी अनवांटेड पार्टिकल उसको अडहेर मतलब चिपका देगा और नीचे की ओर रेक्टम के थ्रू आसानी से निकल सके। तो कौन काम करेगा, म्यूकस काम करेगा। फिर ठीक है, द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फैसेस। जो फैसेस है कहाँ, सीकम में पहुंच जाएगा। ठीक है, जो भी अपना स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब में अनवांटेड जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, डाइजेस्ट नहीं हो पाए, वो जो भी अपन को अभी इन चीज़ों की डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, नहीं एब्जॉर्ब हो पाए, अपन ये बॉडी से निकालना जरूरी है। तो ये कहाँ पहुँचेंगे, सीकम में, रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर रहेंगे, फिर वो टेम्परेरी स्टोर रहेंगे रेक्टम में। और जैसे ही सिग्नल मिलेगा न्यूरल सिग्नल माइंड से, जैसे ही वो ये वॉलेंटरी प्रोसेस होती है, वहाँ से सिग्नल मिला तो डिफेकेशन हो जाएगा। डिफेकेशन मतलब निकाल, रेक्टम के थ्रू निकाल देना अनवांटेड पार्टिकल्स को। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। अपन ने जो भी डाइजेस्ट किया है फूड, अब डाइजेस्ट फूड अब एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब किसके थ्रू होगा, ब्लड और लिम्फ के थ्रू। तो इंटेस्टाइन में पहुंच गया था। बात की तो ओरल कैविटी का भी जो हुआ, फिर स्टमक का हुआ, फिर इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, अब जो डाइजेस्ट फूड हुआ, अब उसको कहाँ जाना है, अपन को ब्लड और लिम्फ में ले जाना है एब्जॉर्प्शन के लिए। टिश्यू को जरूरत पड़ेगी, जब ये टिश्यू को जरूरत पड़ेगी, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ब्लड से टिश्यू में जाना, अब एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जो भी अपन डाइजेशन किया उसकी, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो अब एनर्जी प्रोवाइड करेगा टिश्यू को। तो ब्लड से, ब्लड और लिम्फ से कहाँ जाना, टिश्यू को जाना, वो बोलते हैं एसिमिलेशन। और इंटेस्टाइन से ब्लड और लिम्फ में जाना चीज़ों को वो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसके भी 3 प्रोसेस हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिवेट एब्जॉर्प्शन और फैसिलिटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब small amount of monosaccharide like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन मतलब एक पैसिव प्रोसेस है भाई, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना क्या है, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मतलब अपने जो ब्लड में है ये इन चीज़ों की कमी होती है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये लोग। तो ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन है बाहर उसमें बॉडी के अंदर, अब ब्लड और लिम्फ में जाना है तो हाई, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चले जाएंगे बाय डिफ्यूजन। सिंपल प्रोसेस है, डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे। ऐसे डिफ्यूजन होता क्या है, जैसे अगरबत्ती आपने एक जगह लगा दी, वो पूरी कमरे में फैल जाएगी, मतलब पूरे कमरे में उसकी महक हो जाएगी। मतलब एक जगह उसकी हाई कंसंट्रेशन थी, पूरे कमरे में उसकी लो कंसंट्रेशन। फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरे कमरे में उसकी बराबर कंसंट्रेशन हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसी प्रकार ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना, सॉरी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस टू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम पहले ही बात कर चुके, कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा डिफ्यूजन। ठीक है, हाउएवर सम सब्सटेंस, अभी कुछ चीज़ें डिफ्यूजन के थ्रू हो रही थी, अब कुछ चीज़ें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होंगी, कुछ चीज़ें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होंगी। ठीक है, अपन ने पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर ली, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। ठीक है, some substance like glucose, amino acid and absorbed with the help of carrier protein। फैसिलेटेड का मतलब किसी चीज़ की जरूरत पड़ना, फैसिलेट, ठीक है, उसके लिए स्पेशल फैसिलिटी चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए, तो उसी को बोलते हैं फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अपन बोलते नहीं किसी चीज़ को फैसिलिटी, इसको ज़्यादा स्पेशल फैसिलिटी चाहिए इसको जाने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार कुछ चीज़ होती है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड को जो होती है उनको स्पेशल फैसिलिटी चाहिए कि हम ऐसे तो नहीं जाएंगे सिंपल फॉर्म में, हमको तो फैसिलिटी चाहिए। तो उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोटीन, प्रोटीन के हेल्प के वो जाते हैं अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। इसी प्रकार वाटर का भी डिपेंड, वाटर अब कैसे एब्जॉर्ब होता है, वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस के थ्रू। अब तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस इट रिक्वायर्ड एनर्जी। अभी तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, तो उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था अगरबत्ती वाला, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के, जैसे ऊपर ऊपर छत पे टंकी रखी हुई है, अब वहां पास हाई कंसेंट्रेशन और नीचे की ओर लो कंसेंट्रेशन, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की और नीचे आ जाए, मतलब नीचे के जो रूम्स है उसमें तो पानी आ जाता है हाई कंसेंट्रेशन से। जैसे अपन देखते हैं नीचे अपन टिल्लू पंप लगवाते हैं, मोटर पंप, वो क्या कंसर्न, नीचे क्या है, अब लो कंसेंट्रेशन है और ऊपर अब पहुंचाना है, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन, तो उसके लिए अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इसलिए उसको पंप की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, अब पंप की जरूरत पड़ेगी, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब लो से हाई के लिए तरफ पहुंचाना है, अब लो से हाई के लिए तो अपन को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार कुछ अमीनो एसिड होते हैं, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, सोडियम पॉजिटिव आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब एनर्जी लगती है उनमें, ठीक है। हम ये पहले ही बात कर चुके हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की बात करते हुए अब एब्जॉर्प्शन 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अपना लार्ज इंटेस्टाइन में, और 10% एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। डाइजेशन अपन देख ही चुके थे, स्टमक में हो रहा था, ओरल कैविटी में थोड़ा बहुत हो रहा था, फिर तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा डाइजेशन हो रहा था, और एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। माउथ में क्या 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 ऑब्जॉर्व होता है देख लेते हैं। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कांटेक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड लाइनिंग दम। मतलब कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, माउथ में होता है। स्टमक में कौन कौन सी चीज़ों का डाइजेशन होता है, वाटर, सिंपल शुगर, एल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर का होता है और कुछ सब मिनरल्स एंड ड्रग्स का होता है। एक बात याद रखना, एक बार एम्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ना। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। यही छोटी छोटी चीजें ही तो पूछ लेते हैं एम्स नीट में, आपको पूरा पढ़ के जाना है, मतलब छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत ध्यान देना है की जरूरत होती है, ठीक है। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने बात की थी पहले ही, फैट का एब्जॉर्प्शन तो सिंपल तरीके से हो नहीं पा रहा था, उसके लिए बाइल की जरूरत पड़ रही थी, और बाकी चीजें जैसे प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, इनका जो सिंपल फॉर्म था अमीनो एसिड, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से एब्जॉर्ब हो जा रहे थे। पर इसके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट के लिए बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म थे। ये देखो पढ़ते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। पहली बात हम कर चुके थे कि ये इनसॉल्युबल है तो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। एब्जॉर्ब कहाँ होना है, अल्टीमेटली ब्लड में ही तो होना है एब्जॉर्ब, तो इनसॉल्युबल थे तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे थे। तो इसके लिए एब्जॉर्ब होने के लिए अब हम क्या करें, तो भैया सबसे पहले कौन है, बाइल भाई साहब आए। बाइल जूस ने क्या किया, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया, स्मॉल ड्रॉपलेट्स इसको बोलते हैं माइसेल, माइसेल्स में कन्वर्ट हुए। फिर माइसेल्स के ऊपर एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, इंटेस्टाइन के जो मुकोशा होता है वो एक कवरिंग, बाइल का तो काम था वो स्मॉल माइसेल्स में कन्वर्ट कर दिया, अब एक कवरिंग प्रोवाइड करने जिससे वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके ब्लड में। तो एक कवरिंग को कौन प्रोवाइड करना था, इंटेस्टाइन मुकोशा। जब उसमें कवरिंग प्रोवाइड हो गई, कवरिंग जब प्रोवाइड हुए तो उसको क्या बोलने लगे, काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है, क्या हो गया, काइलोमाइक्रॉन्स। फिर ये जो काइलो, अब ये एब्जॉर्ब होंगे, काइलोमाइक्रॉन्स अब एब्जॉर्ब होंगे लिम्फ में। लिम्फ, लिम्फ कहाँ पाई जाएगी, लिम्फ वेजल्स में। लिम्फ वेजल्स इन बिलाई, बिलाई में क्या पाई जाती है, लिम्फ वेजल, उसमें एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। These lymph vessels ultimately the absorb substance into the blood stream, ठीक है। अब ये
लिम्फ में एब्जॉर्ब होगा। अब लिम्फ से ब्लड में, अल्टीमेटली तो ब्लड में ही जाना है, लिम्फ में एब्जॉर्ब, और लिम्फ जाके ही ब्लड में देगा उसका जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है फैट का, तो अल्टीमेटली कहाँ, ब्लड में एब्जॉर्ब। इसलिए इसके सब प्रोसेस हमने पहली बात, बाइल कैप सबसे पहले उसको तोड़ेगा फैट को, स्मॉल माइसेल्स बनाएगा, माइसेल फिर इंटेस्टाइन म्यूकोसा उस पर कवरिंग प्रोवाइड करेगी, बोलते हैं काइलोमाइक्रो, काइलोमाइक्रो लिम्बेजल में एब्जॉर्ब होंगे, फिर लिम्बेजल उसको ब्लड स्ट्रीम में देगा, मतलब ब्लड में जाके वो एब्जॉर्ब होंगे अल्टीमेटली। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट हो गया। अब बात करते हैं एसिमुलेशन। अब क्या होता है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटी। अब ब्लड से टिश्यू में पहुंचना क्या होता है, एसिमुलेशन। अब टिश्यू को तो एनर्जी की जरूरत पड़ी, अब ब्लड से एब्जॉर्ब हो गए, अब ब्लड उसको टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं एसिमुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमुलेशन। ठीक है, अब एसिमुलेशन हो गया। अब लास्ट प्रोसेस अपनी क्या बची, इजेशन। इजेशन मतलब बाहर निकालना रेक्टम के थ्रू। द डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into coherent phases in the rectum initiate a neutral reflex। हमने पहली बात की थी कि न्यूरल माइंड से सिग्नल आएगा, फिर जैसे ही अपनी डिजायर हुआ निकालने की, अपने सिग्नल जैसे ही अपने डिजायर पहुंची तो माइंड पे सिग्नल गया, माइंड ने सिग्नल दिया वहाँ पास की मसल को, वो कौन, वहाँ की मसल रिलैक्स हुई और वो सीधे वॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब वहाँ से निकल गया, डिफेकेशन हो गया। ठीक है, किसने सिग्नल दिया, माइंड ने सिग्नल दिया वहाँ की एनल की मसल्स को कि निकालना है अब इसको, मतलब डिफेकेशन करना है चीज़ों का, मतलब चीज़ें जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब अब उनको निकालना है अपनी बॉडी से, माइंड ने वहाँ से सिग्नल दिया और वो वहाँ से निकल गई। ये कैसी प्रोसेस होती है, वॉलेंटियर, मतलब अपनी इसको इच्छा से कर सके, जैसे जब अपनी जरूरत, जब अपने सिग्नल भेजा उसने तो निकाल दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन दूसरा देखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को ये पूरा एक बार फिर देख लेना है चैप्टर, जहाँ कुछ भी नहीं समझ है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो और ला सकता हूँ, क्योरी जो आप लोगों की होगी उसके लिए एक मैं और वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसके लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।